हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, अब आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 का ये एक आखिरी लेक्चर होगा। आज हम आखिरी चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। क्या होता है ये आइसोटॉप एंड आइसोबार? बच्चे लोग, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डेल्टन्स थियरी। डेल्टन्स थियरी में हमने उसने ये बताया था कि एटम्स डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब होता है कि एटम अपने आप में प्योर है, कंप्लीट एटम है। लेकिन बाद में हमने देखा कि एटम्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब वो तो डिविजिबल है, तो वो एक लिमिटेशन थी। फिर डेल्टन ने और भी कुछ कहा था कि एक एलिमेंट का एटम हमेशा सेम होता है। जैसे अगर कार्बन है, सो कार्बन, जो दुनिया के जितने भी कार्बन ले लो, सभी के एटम सेम होंगे। दुनिया में हाइड्रोजन अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, कोई भी हाइड्रोजन ले लो, सबका एटम सेम रहेगा। लेकिन लेटर ऑन ये पता लगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ एलिमेंट, सारे नहीं बेटा, सारे एलिमेंट नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि प्रजाति सेम है लेकिन एटम अलग अलग है। जैसे हम में होता है ना, हम इंसान है, सब इंसान है, सबकी एक शक्ल, एक नाक, दो आंख, एक मुंह, दो कान है। लेकिन हम में से कोई हिंदी है, कोई सिंधी है, कोई मराठी है, कोई मलयाली है, कोई पंजाबी, अलग अलग कास्ट की। सिमिलरली प्रजाति एक है, सब कार्बन है, लेकिन अंदर चीजें अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एक जो कार्बन है ना, वो 3 तरीके से पाया जाता है। एक 12C, C14 और एक C16। बेटा ये तीनों कार्बन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके पास 12 मास नंबर। बेटा आपको याद है, हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, एलिमेंट ए और यहां पे जेड, याद है कुछ? सो ये क्या होता था, मास नंबर। क्या बोलते थे इसको हम? मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता था? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। किसी भी एटम में टोटल कितने न्यूट्रॉन हैं, टोटल कितने प्रोटॉन है, उसको ऐड कर दो, वो बनता था मास नंबर। एंड बच्चा, इन्हीं को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर आने वाले। न्यूक्लियस के अंदर आने वाले। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये बन गए न्यूक्लियॉन्स। अब बेटा देखो कि कार्बन में ना सबके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस को अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। एटॉमिक नंबर मतलब नीचे जो Z लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ह हे री बे ब सी 6, तो 6 6 6। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे एलिमेंट के एटम्स या ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटम्स हैविंग सेम atomic number, same atomic number but different mass number are called isotopes। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, ये Z है ना एटॉमिक नंबर। एक्चुअली क्या होता है एटॉमिक नंबर? जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कि इस केस में, तीनों ही केस में प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। लेकिन बच्चा हर किस में न्यूट्रॉन अलग अलग है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था। ये क्या है? N+P। ये क्या है? अकेला P। इसमें से ये माइनस कर दो तो खाली न्यूट्रॉन बचेगा। तो बेटा इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 - 6 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 10। तो एक्चुअली आइसोटॉप में एक्चुअली क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर। लेकिन रियली में होता क्या है, उनके अंदर के न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं लेकिन प्रोटॉन सेम होते हैं। एंड बेटा जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी की भी, वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एक तो इलेक्ट्रॉन पे और एक न्यूट्रॉन पे। देखो ये कार्बन जो कोयला होता है ना, ये वो वाला कार्बन है। ये वाला कार्बन है डायमंड, सॉरी ग्रेफाइट, सॉरी ये क्या है? ग्रेफाइट। बच्चा ग्रेफाइट का मतलब
जो आप पेंसिल की लीड यूज करते हो ना, पेंसिल की जो लिखने की लीड आती है ब्लैक, वो क्या है? वो ग्रेफाइट है। तो वो ये वाला कार्बन है। और जो डायमंड आता है, जो आप पहनते हो, डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस, जो डायमंड आता है ना, दैट इज नथिंग बट दिस। समझ आ रहा है? सो ये तीनों ही कार्बन के अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप है। इसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, मतलब न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। अब आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार बहुत ही छोटी सी चीज है, फिर से आइसोटॉप पे आएंगे। एक न्यूमेरिकल इसमें से सॉल्व करना है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अब बेटा ये इसका उल्टा है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम था, इसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर चेंज, लेकिन सबसे जबरदस्त बात, मास नंबर यहां पे सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं, एक कैल्शियम और एक आर्गन, बेटा दोनों का मास नंबर होता है 18, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक नंबर 18, बट दोनों का मास नंबर सेम होता है। मास मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। समझ आ रहा है? सो ऐसे एटम जिसमें सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। समझ आ रहा है? अब डाल्टन ने ये कहा था कि अगर एलिमेंट अलग अलग है तो एटम भी अलग अलग होंगे। गलत। ऐसे दुनिया में कुछ एटम्स है, बहुत ही कम है, बट ऐसे कुछ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके पास सेम एटम है। बेटा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियस पे। किस पे? न्यूट्रॉन पे, सॉरी। अब दोनों के पास न्यूट्रॉन सेम है। देखो उसमें क्या था? न्यूट्रॉन अलग अलग थे, यहां पे एक्चुअली न्यूट्रॉन सेम है बट प्रोटॉन चेंज हो गए। क्या हो रहा है? प्रोटॉन चेंज हो गया। समझ आ रहा है? सो इसको कहा जाएगा आइसोबार, इसको कहा जाएगा आइसोटॉप्स। अब बेटा सबका एटॉमिक मास तो सेम है, बट एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो बेटा कैल्शियम के दो एलिमेंट है, दो एटम है जो दुनिया में पाए जाते हैं। एक है 35Cl 17 और दूसरा है 37Cl 17। कोई भी आइसोटोप ले लो, कोई भी एटम ले लो जिसके आइसोटोप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका एटॉमिक मास या मास नंबर हम 35 37 नहीं देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास, क्या बोल रहा हूं? एटॉमिक मास। बड़ा एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही होता है, एटॉमिक मास और सेम ही होता है। सो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम 35.5 AMU लेके चलते हैं। आप कहीं भी पढ़ लो, दुनिया की कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 AMU मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो या तो 35 होता है या तो 37 होता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि 35 और 37 नहीं लिया बल्कि 35.5 बीच का कोई नंबर लिया? ये एवरेज भी नहीं है बेटा, ये एवरेज भी नहीं है। आप इन दोनों का एवरेज निकालो। एवरेज मतलब क्या होता है? ये इसको मिटा दूं, 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, इसको एवरेज कहते हैं। करो एवरेज कितना आएगा? 5 प्लस 7 12, 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 36। लेकिन ये तो 35.5, इसका मतलब ये तो एवरेज भी नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों से ये कैसे आया। चलो दोनों डेफिनेशन आपके नोट्स में दे रखी है, सो भले आप लिखोगे नहीं तो चल जाएगा, बट अच्छे से लर्न कर लेना। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो ये आगे बढ़ूंगा। ओके क्लियर हो गया? अब बेटा रिसर्च ये कहती है, दुनिया में बहुत सारी रिसर्च चलती है, सालों से चलती है, ऐसा नहीं 2-4 दिन चली खत्म हो गई। सालों से चलती हुई जो रिसर्च है वो ऐसा कहती है कि जो 35Cl 17 है, ये वाला जो क्लोरीन है बेटा, ये दुनिया में 75% एग्जिस्ट करता है। दुनिया में जितना भी क्लोरीन है, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ अहमदाबाद या इंडिया की नहीं, पूरे दुनिया में जितना भी क्लोरीन है उसका 75% ये वाला है। तो 25% कौन सा हो गया?
37Cl17। ये वाला क्लोरीन 25% दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं एवरेज लेके चलूंगा तो गलत हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, एटॉमिक मास या तो मास नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखने जा रहे हैं। आप क्या करो बेटा, इसका 75% है ना, तो 75% ऑफ 35Cl प्लस 25% ऑफ 37Cl। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका 75% कैलकुलेट करेंगे और इसका 25%, जो जितना अवेलेबल है उसका उतना ही भाग लेना है। समझ में क्या बोल रहा हूं? अब देखो बेटा, मैं आपको ऐसा कहता हूं कि मुझे डोनेशन देना है, सो डोनेशन मैं इस हिसाब से लूंगा, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो उससे ज्यादा पैसे लूंगा, जिसके पास कम पैसे हैं, जो बेचारा थोड़ा गरीब है, उससे कम पैसे लूंगा, है ना। अब अगर मैं हर किसी से बोलूं कि लाओ मुझे 1-1 लाख रुपए सब दे दो डोनेशन के नाम पे, तो गलत है। जो बेचारा अमीर है वो दे देगा। अच्छा, अमीर बेचारा कैसे हो गया? जो अमीर है वो दे देगा, जो गरीब बेचारा है वो तो दे नहीं पाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, जिसके पास जितना अवेलेबल है उतना ही उससे लेंगे। सो 25% वाले से सिर्फ 25% ही लेंगे और 75% वाले से 75 लेंगे। क्या लेना है? एटॉमिक मास लेना है। सो 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। बस अब इसको सॉल्व कर दो। हमने स्टैंडर्ड 7th एंड में सीखा है, इसका मतलब 75% परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 35, 25 के नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 37। ये तो मैक्सिमम कर रहे थे। अब साइंस खत्म हो गया, मैथ शुरू हो गया। सो ये हो जाएगा 25 3 जा 25 4 जा, और ये हो जाएगा 25 4 जा। बोलो सही है? यहां से क्या बचा? 3/4 इंटू 35 प्लस 1/4 इंटू 37। बोलो सही है? 1/4 कॉमन, मैं क्या करता हूं 1/4 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा? 3 इंटू 35 प्लस इधर क्या बचा? 37। मैंने नीचे से 4 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? 35 3 जा, सो 1/4 35 3 जा कितना होता है? 5 3 जा 15, 1 9 10, 105 प्लस 37। इन दोनों को ऐड कर दो। सो ये 5 प्लस 7 12, 4 142। इसको डिवाइड कर दो। 142 डिवाइड बाय 4, 142 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आएगा? 3 जा 12, 22, 5 जा 22.05। क्या आंसर आया? 35.5 AMU। समझ आया? 35.5 कहां से आया? डायरेक्ट एवरेज नहीं किया, जिसके पास जितना था उतना उसी से ले लिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। सो ये आप दुनिया में कोई भी क्लोरीन ले लो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमेशा 35.5 ही लिया जाता है। समझ आ रहा है? अब बड़ा इसी के डिपेंडिंग आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। 10 और 11 दोनों, ठीक है। 10 नंबर सेम ऐसे ही करना है। अभी हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है, ध्यान से देखो क्या फर्क है। वहां पे क्लोरीन की जगह ब्रोमाइन दिया है, वहां पे क्या दिया है? क्लोरीन। अच्छा पहले काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेम जैसे हमने अभी क्लोरीन का देखा, सेम टू सेम ऐसे करना है, खाली वैल्यूज अलग है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 11 में एवरेज एटॉमिक मास देके रखा है 16.2। हमको दो एलिमेंट दिए हुए, कौन कौन से? एक 16x 8 और एक
18x8 ये कोई भी एलिमेंट है, कोई भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका कुछ परसेंटेज है और इसका कुछ परसेंटेज है। मैं काम करता हूं, मैं इसके लिए x% ले लेता हूं। लेट द परसेंटेज ऑफ 16x8 बी x%। तो मैंने इसके लिए कितना परसेंट ले लिया? x%। तो बेटा दूसरा जो एलिमेंट है कौन सा? 18x8 वो कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 100 माइनस x। बेटा टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है ना। जैसे कि क्लोरीन में एक 75 था तो 100 माइनस 75 दूसरा 25 था। वैसे यहाँ पे अगर एक को x ले लिया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? 100 माइनस x। Therefore the percentage of, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या थी हमारी? x परसेंटेज ऑफ 8 प्लस 100 माइनस x परसेंटेज ऑफ 18x8। इसका आंसर कितना है? 16.2। बोलो यहां तक क्लियर? जो जितना है उतना उसका ले लो। क्लियर? ये कितना है? x% है। ये कितना हो गया? 100 माइनस x हो गया, बिकॉज़ टोटल हमेशा 100 होता है। सो क्या मैं परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख सकता हूं? एक मिनट खाली मैं मार्कर चेंज कर लूं। सो x बाय 100 ऑफ का मतलब इनटू, और ये 16 प्लस 100 माइनस x बाय 100। परसेंटेज के बदले हमने क्या लिख दिया? 100। मार्कर चल जा। x बाय 100 इंटू 16 प्लस 100 माइनस x बाय 100। बच्चा ये परसेंटेज के बदले मैंने नीचे 100 लिखा, ऑफ के बदले इंटू, और यहां से 18, और इसका पूरे का आंसर 16.2। बोलो यहां तक समझ आया? ओके, अब इसको सिंपलीफाई करो। कैसे करेंगे? क्या मैं इसको 16x बाय 100 बोल सकता हूं? प्लस इधर क्या कर लेते हैं, ये 18 को अंदर डाल देते हैं। सो एक तो हो गया 1800 माइनस 1800x, सॉरी 18 इंटू 100 1800 माइनस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.2। बोलो क्लियर है? अब अच्छा दोनों के नीचे 100 है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम पूरे के नीचे लिख लेते हैं ना। ये 100 को वहां ले जाते हैं, सो ये हो गया 16x। 16 माइनस 18x, 16x माइनस 18x क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 1800। ये 100 को इधर लेके आ गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 हो जाएगा। 100 इंटू दिस, अरे यार बच्चा सीधी सी बात है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? और इसके साथ में इंटू 100, तो एक एक जीरो गया तो 162 इंटू 10 कितना आ गया? 1620। अब इसको यहां ले जाते हैं, माइनस 2x इज इक्वल टू 1620 माइनस 1800 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 180। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, माइनस माइनस कट, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, ये 2 को डिवाइड में ले गए तो क्या वैल्यू आ गई? 90। हमने x परसेंटेज लिया था, मतलब ये कितना हो गया? 90%, और ये कितना हो गया? 10%। समझ आया? बस। तो एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया, हमने आपके मैथ्स में आपने लिखा था ना लास्ट ईयर 10th में 8th में चैप्टर नंबर 2 था, याद है? चैप्टर नंबर 2। बस हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली तो वो हमारा x% हो गया, और ये 100 माइनस x हो गया। समझ आया? सो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक के 1 बाय 1 देख लिए हैं। थैंक यू।